हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक पब्लिकेशन में आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत है। जैसा ज्ञात है कि यूनिक पब्लिकेशन अपनी पूरी ताउम्र जो है विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहा। जो भी एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होता है अलग अलग आयोगों के द्वारा, यहाँ के द्वारा बेहतरीन बुक और उससे परीक्षा प्रयोग से PYQ और MCQ दोनों को बड़े ही सही तरीके से आपके सामने रखा जाता है ताकि आपकी नॉलेज ब्रीफ हो। सरलता के साथ किसी प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं ये सीखें। बुक आपके पास होना बेहद जरूरी है क्योंकि बुक जो है वह व्यक्ति का सबसे भरोसेमंद साथी होता है, वह कभी बेवफाई नहीं करता है। सबसे पहले देखना है कि आज के इस दौर में यदि आपके पास टेक्निकल हैंड नहीं है तो भविष्य थोड़ी सी संघर्षमय हो जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष से कम सामना करना पड़े इसके लिए आपके हाथ में स्किल्ड होनी चाहिए और यही स्किल्ड के लिए यहां पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से। और इसके बुक को यदि आप पढ़ते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित होती है। देखिए आज जो हम लोग देख रहे हैं वो परीक्षा क्या है 28/8/2025 अर्थात बीते वर्ष में जो PYQ पूछा गया था, क्योंकि किसी भी एग्जाम का कल भविष्य में संघ लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन देते हैं, कल आप भविष्य में BED का एग्जामिनेशन देते हैं, अलग अलग विद्यार्थी के अलग अलग कहीं बिहार पुलिस का देते हैं। यहाँ पर शिक्षक भविष्य का निर्माता बनना आपको है। यदि आप चाहते हैं भविष्य का निर्माण करना तो यूनिक से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अब आप जब सेट बनाते हैं, यहाँ देखिए मैं इसके कश्यप आपको GK सामान्य अध्ययन का जो 20 प्रश्न है उसको हल करूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न क्या है, हिंदी का है, सभी विषय का प्रश्न यहाँ उपलब्ध है। फिर देखिए प्रश्न अंग्रेजी से जुड़ा हुआ जो PYQ पूछा गया है। इसी प्रकार फिर देखिए मैथ से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने है। फिर आपके सामने जो है साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने है और फिर आपके सामने क्या है सामाजिक अध्ययन। तो ये 20 प्रश्न, 20 प्रश्न को कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर सकें इसके लिए पहले सेट बनाइए और जहां जहां दिक्कत है उसका एक्सप्लेनेशन को देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। आपके सामने प्रश्नों का पिटारा देखिए खुल रहा है। पहला कहता है बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है। बागमती नदी हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है विद्यार्थी, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना है कि बागमती नदी जो है आपको काठमांडू नाम सुने होंगे, नेपाल का काठमांडू, यकीनन तौर पर आप इस नाम से परिचित होंगे। बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव की मंदिर जो है, पशुपति नाथ महादेव की मंदिर इसी बागमती नदी के तट पर नेपाल में अवस्थित है। और नेपाल की नदियां बिहार में प्रवेश करती है। हिमालय की गोद पर बैठा हुआ नेपाल, उसकी लगभग तमाम नदियां बिहार उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हुए गंगा की सहायक नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदी जो है बागमती नदी सीतामढ़ी के क्षेत्र में, इस नदी से दरभंगा भी प्रभावित होता है, इससे मुजफ्फरपुर भी इससे लाभान्वित होता है, प्रभावित होता है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पर देखिए तीनों उत्तर बिहार, ये दोनों उत्तर बिहार की है। रोहतास और गया दक्षिण बिहार की है। रोहतास सबसे अधिक प्रभावित होता है सोन नदी से। गया फल्गु नदी, ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रिय नदी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर होती है। तो बागमती नदी परियोजना से लाभान्वित सबसे मूलतः सीतामढ़ी है, उसके पश्चात दरभंगा भी है, मुजफ्फरपुर भी उससे लाभान्वित होते हैं ना। उत्तर क्या हो गया सीतामढ़ी। अजंता गुफा, देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो प्रश्न बिहार का है लेकिन ज्योग्राफी से होता है, या कह सकते हो बिहार का स्थानीय प्रश्न है। अब चूंकि PYQ है तो PYQ आपको बतलाता है किसी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है।
किसी एग्जाम की पृष्ठभूमि क्या होती है, उसका प्रश्न का स्तर क्या होता है, और उसके लिए सबसे बेहतर किसी भी एग्जाम का देते हैं सबसे बेहतर होता है प्रीवियस ईयर, उसके बाद मॉरल सेट। अजंता गुफा भी देखिए बौद्ध धर्म और इतिहास से जुड़ा हो जाता है। अजंता गुफा कहाँ है? ये गुफा है महाराष्ट्र में है। इसमें कुल गुफा की संख्या कितनी है? ये गुफा चित्र की संख्या 29 गुफा चित्र है। और ये चित्र किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये इसका चित्र का निर्माण कब किया गया था? तो निर्माण किया गया गुप्त काल में। अब देखिए यहीं पर आपको अंतर स्पष्ट होता है कि जब आप अपने से बनाते हैं तो केवल एक सवाल का हल करते हैं, लेकिन जब आप यूनिक पब्लिकेशन इसके कश्यप से जुड़ जाते हैं तो हर एक प्रश्न पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, आज तो एक्स्ट्रा का जमाना है भाई, हर कोई एक्स्ट्रा चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त होता है कि अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ कुल कितनी गुफा चित्र है? तो 29 गुफा चित्र है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्माण कब किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। अब पूछता है कि इस्तेमाल किए गए रंग, अब सोचिए कि आज से लगभग 1600 वर्ष पहले बना और आज भी वो पूरी तरह व्यवस्थित रूप में उसके रंग डिस्कलर नहीं हुए हैं। तो किसका प्रयोग करते थे? उसमें जो प्रयोग होते थे पौधे और खनिज, पौधे और खनिज से पशु अंग। अब बौद्ध धर्म तो देखो क्या कहता है, बौद्ध धर्म अहिंसा, हिंसा को स्वीकार नहीं करता, तो पशु का अंग तो फिर हिंसा का क्षेत्र हो गया, ये होगा नहीं। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट से तो केवल काला रंग प्राप्त की जा सकती है, सिलेट से भी लगभग, तो वहां एक कलर का तो है नहीं। ग्रेफाइट से आप भिन्न भिन्न कलर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन पौधे और खनिज भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न सोचना है। थोड़ी सी अपने IQ का प्रयोग करते हैं। यदि हम मुझे ये ज्ञात नहीं है किस कलर का बना है, तो भी आप एक्यूरेसी के साथ इसका उत्तर दे सकते हैं कि पौधा और खनिजी हो सकता है, अनविकल्प प्रश्न से मेल ही नहीं खाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण, जमींदारी प्रथा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। नंबर 1। नंबर 2, इसकी शुरुआत कब से होती है? 1793 से होती है। नंबर 3, किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत हुई। नंबर 4, कहां शुरुआत हुआ? तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में इसे शुरुआत किया गया। अस्थाई बंदोबस्त मतलब एक बार जो अंग्रेजों ने कर लगाया 1793 में, 1947 तक उस कर के दर में परिवर्तन हुआ ही नहीं, इसलिए कहते अस्थाई। यहां जमींदार को कर देना था, अर्थात किसान से कर संग्रह जमींदार करेगा और जमींदार कर अंग्रेजों को देगा। आप नाम सुना होगा बिहार के क्षेत्र में, आप बिहार के या उत्तर प्रदेश बंगाल के आप विद्यार्थी हर जगह नाम सुन, बिहार का क्या है, टेकारी महाराज, तो गिद्धौर महाराज, हथुआ महाराज, दरभंगा महाराज, तो ये सब बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे जो अंग्रेजों को कर संग्रह करके देते थे। उनको तो केवल जमींदार को तो आवश्यकता क्या थी, भाई हमें टैक्स देना है बस, और अपनी जिंदगी को किसान मरे या जिए उससे। तो देखो प्रेमचंद कहते हैं गरीब का बाल बच्चा मत करना गर्व, जिस दिन दाल भात उसी दिन पर कितनी गरीबी। अब यहां पर है जमींदारी प्रथा जुड़ा हुआ किससे है? जमींदारी प्रथा का संबंध किससे है? कृषि से। अब यहां देखो क्या लिख रहा है, औद्योगिक उत्पादन। भारत में तो उद्योग अंग्रेज लगने दिया ही नहीं, एक विकल्प देखिए खत्म हो गई। दूसरा फिर देता है औद्योगिक उत्पादन, ये भी खत्म हो गया। जमींदारी प्रथा संबंधित है किससे? किसान के भू राजस्व से। उत्तर क्या हो गया? कितना? अब इसमें कहीं गलती हो सकता है, थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी अपने माइंड को ब्रॉड करेंगे तो गलती होने की संभावना ही खत्म हो गई। एक्यूरेसी के साथ उत्तर आएगा, तो यही सिखाने के लिए आए हैं। यूनिक पब्लिकेशन यही आपको सिखलाता है कैसे उत्तर तक, यदि नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो भी अपनी IQ के द्वारा उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। फिर अगला ये क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन जो था पहला देखिए कि क्वेश्चन ज्योग्राफी बिहार से था, दूसरा क्वेश्चन एनिशियंट हिस्ट्री से था, तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब किया गया, तो 1920 में किया गया। अभी वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है, ये क्या है, ट्रेड यूनियन मजदूर संघ है। भारत में पहली बार 1926 में विधिवत तौर पर ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था। लाला लाजपत राय इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में इस पर जो है, यदि हम वर्तमान देखें तो इस पर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के यह मजदूर संघ है। हर पार्टी की अपनी अपनी मजदूर संघ होती है। अब यहां पर देखिए 1885, भली भांति आपको ज्ञात होगा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है ना, भली भांति आप जानते होंगे। फिर ये दोनों को ऐसा बहुत महत्व का है नहीं, लेकिन यहाँ भी देखिए आपके पास नॉलेज हो गया वर्तमान में इसका है, इसकी स्थापना कब किया, ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई कांग्रेस की। हर एक सवाल पर जब आप अपने से बनाते हैं किताब से तो एक बार में एक प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन जब आप इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं तो हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाती है। हरित क्रांति के कारण भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव आया। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति है कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना या कृषि का यंत्रीकरण करना, कृषि का यंत्रीकरण करना मशीनरी के द्वारा, कृषि क्षेत्र में सघनता लाना। कृषि हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, हरित क्रांति शुरुआत होती है 1966-67 से शुरुआत होती है। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बारलॉग हरित क्रांति के जनक होते हैं। भारत में इसकी शुरुआत किसने किया, भारत में इसकी शुरुआत कौन करते हैं, एमएस स्वामीनाथन, भारत में इसके जन्मदाता हुए स्वामीनाथन। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो सबसे अधिक लाभ हुआ गेहूं के उत्पादन में। नंबर 2 पर किसका हुआ, धान के उत्पादन में। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में उन्नति करना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, ये हरित क्रांति से जुड़ा होता है। अब यहां पर देखिए, अब कृषि क्षेत्र खेती बाड़ी से गेहूं को लाभ हुआ, धान को। अब इसमें देखिए विकल्प क्या है, वन की कटाई को प्रोत्साहन करना। उसके लिए तो आप क्या पढ़ते हो, चिपको आंदोलन हुआ था, याद है ना। उसके लिए आप पढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ, तो 1973 में। कृषि पद्धति को गहन बनाना, चलिए ये सब आगे विकल्प देख लीजिए। कृषि पद्धति गहन मतलब क्या होता है, सघनता के साथ अधिक मात्रा में खेती करना, भिन्न भिन्न प्रकार की खेती करना। फिर देखिए प्राकृतिक आवास आ गया, यहाँ वन्य जीव अभयारण्य आ गया। एकमात्र ही आपके पास देखिए फिर क्या है, एकमात्र विकल्प है। और चूंकि विद्यार्थीगण जैसा ज्ञात है कि ये DLED जो है ये क्या इंटर लेवल का होता है, में विद्यार्थी की परिपक्वता कम रहती है, तो उसको ध्यान में रखकर प्रश्न को तैयार की जाती ताकि आप कैसे विस्तृत तौर पर सोच सकते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि बस थोड़ा सा ब्रॉड सोचिएगा तो प्रश्न का उत्तर एक्यूरेसी के साथ हाजिर होगा, गलती होने की संभावना ही नहीं है। और उसी संभावना को समाप्त करने के लिए यूनिक पब्लिकेशन समर्पित है आपके लिए, ताकि आप अपनी सोच को विस्तृत कर सकते हैं।
अगला सवाल पर आइए। पटना का पुराना नाम, जिसे अभी हम पटना कहते हैं, आपको ज्ञात होगा कि मगध सम्राट उदयन, मगध सम्राट उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इसका संस्थापक गंगा और सोन नदी के संगम पर इसकी स्थापना हुई थी। गंगा और सोन के संगम पर स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र इसका नाम हुआ करता था। अब आइए, औरंगजेब का पोता औरंगजेब का पोता शाहजादा अजीम ने इसका नाम रखा अजीमाबाद। तो जब दो नाम स्पष्ट हो गया कि पाटलिपुत्र किसने रखा, अजीमाबाद किसने रखा, तो पटना का ही ले ले। पटना नाम रखा किसने, शेरशाह ने। शेरशाह ने इसका नाम रखा पटना। कुसुमपुर भी इसे, क्योंकि यहाँ चारों ओर बड़े पैमाने पर फूल की खेती, कुसुम मतलब फूल, फूल की खेती होती थी। ऐसे भी जब दो सही है तो पिक में से सभी ही होने की संभावना बढ़ गई। तो यहाँ ये जानकारी हो गया कि पटना नाम किसने रखा, पाटलिपुत्र नाम किसने रखा, अजीमाबाद नाम किसने रखा। तो ये तमाम जानकारियां कई। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है ना, आज यहाँ पटना है, कल पूछ सकता है अजीमाबाद पर पटना का पुराना नाम क्या था, या अजीमाबाद नाम किसने रखा, पटना को की स्थापना पाटलिपुत्र के रूप में किसने किया, ये किस वंश का था। तो उदयन जो था वो हर्यक वंश का था। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने का तरीका चाहे जैसा हो, यदि आपका कंसेप्ट है और यूनिक पब्लिकेशन आपके साथ है तो गलती होने की संभावना खत्म है। और विधि ध्यान रखना है, यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल हैंड के बिना सफलता थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और टेक्निकल हैंड के लिए, जहां तक सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, बिहार क्या है, गरीब देश, बीमारू राज्य में आता है, यहाँ के निवासी कमजोर हैं, इसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्था किया गया है ताकि आप सरकारी कॉलेज में आपकी एडमिशन हो और बेहतर रिजल्ट के साथ अपने भाग्य को आप अपनी मुट्ठी में सुरक्षित कर लें। अगला सवाल जो है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है, जैसा कि अध्याय में जोड़ दिया गया। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के तहत ही ने जो ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दी जाती है। सामाजिक न्याय के तहत ही मिड डे मील योजना की शुरुआत किया गया। सामाजिक न्याय के तहत ही वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि दी जाती है। तो सामाजिक न्याय, सबों को साथ न्याय हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो, यही है सामाजिक न्याय। देखिए, सख्त कानून और विनियम को लागू करना, कठोर कानून बना दिए कि शराब पर प्रतिबंध, उसे सामाजिक न्याय थोड़े हो। दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध, तो क्या समाज में रुक रहा है? बोलो, आप लोग स्वयं इसके ज्वलंत उदाहरण होंगे। अमीरों को वित्तीय सहायता, तो अमीर तो वित्तीय सहायता तो और अमीर हो जाएगा। अरे गरीब लोगों को निःशुल्क सुविधा दिया गया, मिड डे मील योजना दिया गया, गरीब लोगों ने आरक्षण का सुविधा दिया गया। तो क्या सभी नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करना अनुच्छेद 16 कहता है। अधिनायकवादी शासन, अधिनायकवादी मतलब क्या हुआ, तानाशाह एक व्यक्ति जो अंग्रेजों के काल में था, कि तो गुलाम भारत में ऐसी व्यवस्था थी। अब देखिए क्या है, प्रश्न को पढ़िए, विकल्प को देखिए, प्रश्न और विकल्प के बीच
सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ केवल एक ही विकल्प है ही, सामाजिक न्याय अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करना है। न्याय सभी के साथ हो, सबको पढ़ने का अवसर, सबको शिक्षा प्राप्त करने का, सबको भोजन का अवसर, सबको स्वास्थ्य की अवसर, सबको आवासीय सुविधा। है कोई विकल्प एक के सिवाय? कोई नहीं। 19वीं सदी के अंत तक, जब बोला गया 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी मतलब क्या हुआ? 19वीं सदी जब बोला गया तो ध्यान रखना है अभी चल रहा है कौन सी सदी? 21वीं सदी। और विश्व तो पूरा हो गया, अब हम 2100 की ओर बढ़ रहे हैं। 19वीं सदी बोला गया, 1900 की ओर बढ़ रहे हैं मतलब क्या हुआ? 1800 से लेकर 1900 ईस्वी का जो काल होता है, इसे बोलते हैं 19वीं सदी तक। ब्रिटिश निर्माता विज्ञापन के लिए कैलेंडर क्यों छापने लगे? गुलाम भारत था। कैलेंडर देखते हैं हर घर में होता है, जिस घर में लोग पढ़ना लिखना नहीं भी जानते हैं, नहीं चलो तारीख, अच्छा आज ही तारीख है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसे तारीख और दिन तो कम से कम वो देखना सीख लेता है। आज वो काम मोबाइल कर रही है, आज वो काम मोबाइल घड़ी की सुविधा, तारीख की सुविधा कर रहा है। तो कैलेंडर था, तो कैलेंडर पर देखो आज भी क्या है, विभिन्न जो कंपनियां होती है, आज भी आप देखोगे कैलेंडर के माध्यम से क्या है, भिन्न भिन्न कोचिंग संस्थान, भिन्न भिन्न बैंक, भिन्न भिन्न कंपनी जो है क्या है कैलेंडर देती है। उसमें अपना भगवान का फोटो, किसी फिल्म हीरो हीरोइन का फोटो, और नीचे वो तारीख महीना देता है। तारीख महीना के लिए उस कैलेंडर को लोग लेंगे। कैलेंडर में उसकी वस्तु का विज्ञापन है, लोग जानेंगे, घर घर तक जान जाएंगे, अच्छा ये वस्तु का निर्माण होता है, ये वस्तु यहाँ मिलती है, तो उसका क्या होगा? मांग होगा। आज होर्डिंग बोर्डिंग या पढ़ते हैं यूट्यूब पर, तो क्या वहां विज्ञापन आती है? क्यों आती है? लोगों जानकारी, तो जानकारी कैलेंडर दे रहा था। भारतीय लोग अपने घर में कैलेंडर का उपयोग करने के शौकीन थे? ऐसी कुछ नहीं, शौकीन थे तो फिर अंग्रेज कैलेंडर छापने का अलग से, जब तो पहले तो छपिए रहा होता, तो नया क्या होता उसमें? दिक्कत है, नया कैलेंडर छापने लगे तो शौकीन थे, तो शौकीन पहले थे, तो इसकी तो उपयोगिता देखो खत्म हो गई। कैसे? बस इसी प्रकार सोचना है। समाचार पत्र पत्रिका के विपरीत कैलेंडर का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता था जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि घर घर में तारीख तो कम से कम देखेंगे, दिन तो देखेंगे, ये तो सही है। कैलेंडर के माध्यम से वस्तु का विज्ञापन करना सस्ता था। विज्ञापन के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन हर घर तक विज्ञापन पहुंच जाए। यह कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, तो भगवान की फोटो और चित्रकारी भारत में शुरू से की जाती रही है। उद्देश्य क्या था? ताकि हमारे सामान की, हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, ब्रिटिश निर्माता विज्ञापन कर रहे हैं, निर्माता अर्थात जो अपनी वस्तु का, तो कैलेंडर के माध्यम से अपनी वस्तु का वो विज्ञापन कर रहे हैं, हर घर तक वो पहुंच रहा है। तिलहन का सबसे बड़ा, तिलहन मतलब क्या हुआ? आप जो भोजन करते हो, देखो सरसों, सोयाबीन, राई, यहां तक कि मूंगफली को भी प्रयोग में लाते हैं। मूंगफली, ये सब सरसों, ये जो है क्या होता है, ये सब क्या होता है? ऐसे मूलतः तिलहन जो होती है ये रबी फसल होती है। इसके उत्पादन में भारत का स्थान 1 है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर ब्राजील है। लेकिन अभी भी सरसों के उत्पादन में हम विश्व के नंबर 1 हैं, तिलहन के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 हैं। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में अपनी आवश्यकता के लायक हम तिलहन का उत्पादन नहीं कर पाते, हमें विदेशों से तिलहन मंगाना पड़ता है। अभी भी इसकी उत्पादकता की बढ़ाने की आवश्यकता है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि खनिज, अब यहां पर देखिए एक शब्द है नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय मतलब अक्षय, जो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा।
उसे कहते हैं नवीकरण। बोलते नवीकरणीय ऊर्जा, आज ये है कल नवीकरणीय ऊर्जा। विद्यार्थीगण इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप अध्ययन करते हैं, किसी भी एग्जाम का अध्ययन करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न सबसे पहला, उसके बाद मॉडल सेट की आवश्यकता होती, और उसमें देखना है कौन स्तरीय है। अरे प्रीवियस ईयर तो हर का एक ही रहेगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन किसका बेहतर है और मॉडल सेट किसका बेहतर है। और यूनिक भारती तो ज्ञात ही आपको है, यूनिक पब्लिकेशन सदैव जो है स्तरीय, तभी तो इस कंपटीशन के मार्केट में अपनी पहचान को बनाए हुए। तो आपके पास अधिक बुक रहता है, तो बुक को आप बनाते हैं, जहां दिक्कत होता है वहां एक्सप्लेनेशन देख करके बेहतर तरीके से कंसेप्ट को तैयार करते हैं। तो बुक होना बेहद ही आवश्यक है, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो खनिज को, क्योंकि ये खनिज आज है कोयला है, लोहा है, अवरक है, आज है, अत्यधिक उपयोग करें कल समाप्त हो जाएगा। तो ये अक्षय ऊर्जा तो है नहीं, एक विकल्प खत्म हो गई, तेजी से घट रहा है। सही बात है, हम जब लगातार कोयला निकाल रहे हैं, लगातार पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, तो समाप्त होने की चलिए। देश के औद्योगिक विकास में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। देश की औद्योगिक विकास करना है तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लॉ एस की आवश्यकता पड़ेगी, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो आवश्यकता है बिना, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम उसको अछूता तो नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी तो हमारी बेहद ही अब आवश्यकता होती है। इनका निर्माण बहुत तेज होता है, निर्माण तो कोई बहुत तेज होता नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति में लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में इसका निर्माण होता है। तो ये गलत है। 2 और 3 कहीं विकल्प है, देखिए 2 और 3। तो क्या प्रश्न को पढ़िए विद्यार्थीगण। अरे अपनी अपनी योग्यता से मैट्रिक इंटर पास किया है, तो बस जो पहले पढ़े हैं उसी को तो थोड़ा रीमॉडलिंग करना है, नए तरीके से पढ़ना है। सफलता तो स्वयं आपका जो है सो वह रास्ता देख रहे कि आप आइए और उस रास्ते पर चलकर हमें प्राप्त कर लीजिए। तो बेहतर मौका है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन में एक नित्य नया संकल्प लेने का। अभिकथन तथा ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े। अभिकथन ए, राजस्व वसूली व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था, बंदोबस्ती की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की। एकदम सही है। कब शुरुआत की? तो शुरुआत कब की? तो शुरुआत कब की? तो 1822 में। कहां किया? पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, महालवारी गांव या मोहल्ला के आधार पर बांटा गया। गांव या जितने अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व नीति को अपनाया। पहला देखिए, आपने पहला क्वेश्चन में ही पढ़ा था। सोचिए कि भू राजस्व नीति से ही, आर्थिक नीति से ही 2-2 प्रश्न एक ही सेट में आपको पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इतिहास से जुड़ा होता है। तो अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवारी व्यवस्था। तीसरा है महालवारी व्यवस्था। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर महालवारी व्यवस्था को ही लागू किया गया। यहाँ कहता है हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया। एकदम सही है। उद्देश्य क्या था? भू राजस्व को संग्रह करना। उद्देश्य क्या है? महालवारी व्यवस्था हो या स्थायी बंदोबस्त हो या रैयतवारी व्यवस्था हो, उदाहरण क्या है, उपयोगिता क्या है? भू राजस्व संग्रह करना, लैंड रेवेन्यू को प्राप्त करना। राजस्व वसूली था, कंपनी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी, न कि जमींदार को। जमींदार को कहां दिया था? जमींदार को दिया था अस्थाई बंदोबस्त में। दोनों सही है। अब दोनों सही भी है, अब भू राजस्व प्रणाली से ही है। महालवारी क्या है? भू राजस्व है, भू राजस्व से ही जुड़ा होता है, अर्थात दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों को तुकबंदी करना है कि एक का संबंध दूसरे से है या नहीं है।
तो महलबारी व्यवस्था क्या है? भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था है। महलबारी व्यवस्था में कर संग्रह कहां से होता है? गांव के आधार पर होता है। दोनों का तुकबंदी है, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी, खाली क्वेश्चन क्या, देखो इतिहास से भरा हुआ प्रश्न आपके सामने, कुछ भूगोल से है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, क्योंकि तिलहन क्या है? भूगोल का था, बागमती नदी भूगोल का था। अभी देखिए इतिहास और भूगोल, फिर आगे पॉलिटी भी क्वेश्चन आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी गठन 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किया गया। कब किया गया? 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को किया गया। उसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। जब गठन हुआ तो भारत में अकबर का शासनकाल था। गठन के समय अकबर का शासनकाल था। 1664 में किसका गठन हुआ? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ। 1602 ईस्वी में किसका गठन हुआ? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ। 1498 में आप सभी को पता होगा कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत कालीकट पहुंचता है। तो चारों का चारों देखो, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाल, तो भारत में जो चारों यूरोपीय व्यापार करने आए थे, उन चारों का यहां एक साथ लिखा हुआ है। यहां चारों का एक साथ आपके सामने है। तो क्या हो गया? 31 दिसंबर 1600। भारत में निर्वाचन क्षेत्र को बांटा गया है। तो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र का बांटा गया है, उप निर्वाचन क्षेत्र का आधार क्या है? निर्वाचन क्षेत्र आपको सभी को अच्छी तरह भली भांति आपको परिचित है कि भारत में निर्वाचन का जो, जैसे लोकसभा में 545 स्थान है। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में 243 स्थान है। ये स्थान किस पर दिया गया है? ये स्थान दिया गया है जनसंख्या के आधार, क्षेत्र के आधार पर नहीं दिया गया है। अब देखो लद्दाख का क्षेत्रफल, यदि पूरा लद्दाख को हम देख ले जो, तो क्या है वो क्षेत्रफल, यदि पाकिस्तान अधिकृत को छोड़ भी दे तो बिहार का लगभग जो है वो 3/4 और केवल एक लोकसभा क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नहीं बांटा गया है, वो जनप्रतिनिधि की इच्छा अनुसार नहीं बांटा गया, जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। अब देखो यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट। आपको पता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान 13वां है। देखो यहां स्थान क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में नंबर 1 है। अब मध्य प्रदेश में देखो कितना सीट है? मध्य प्रदेश में मात्र 29 सीट है। मध्य प्रदेश में मात्र 29 सीट है। क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर। जल की कमी क्या है? जल, आप पढ़ते हैं जल संरक्षण। क्या जल संरक्षण मतलब क्या होता है? जल का न तो विनाश हो सकता है और न ही जल का निर्माण हो सकता है। न ही विनाश कर सकते हैं, न ही निर्माण कर सकते हैं। जितना है उतना रहेगा। हाँ, वो रूप बदल सकता है, लेकिन जितना जल के, तो जल संरक्षण का, जल की कमी अर्थात पीने वाले पानी की कमी है। अब जल में
आप पता है कि 71% भाग पर जल है, 97% सागर का जल है, लगभग 1.2% वो ग्लेशियर है जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। हमारे पास 1.8 या उससे भी कम जल पीने योग्य है, उसको बचाना है। पढ़िए, पानी कमी, एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधन की कमी है। अभी देखो गर्मी शुरू हुई, उत्तर बिहार भारत में दिल्ली से लेकर पानी का अभाव हो जाता है। ये सही है, पानी कमी, एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी है। हर जगह तो समुद्र का पानी नहीं पहुंचेगा। बिहार में, दक्षिण बिहार में चलो, जहानाबाद, औरंगाबाद, इसमें पानी घटने लगती है, नालंदा, शेखपुरा, तो समुद्र से पानी कहाँ से आएगा? सही है। देश के उद्योगों की मांग को पूरा करने पर्याप्त ताजे जल संसाधन की कमी है। नदी सूखने लगती है, जो प्रतापी नदी तट पर है, वहां भी समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ क्या देना होगा? उपयुक्त सभी को देना होगा। पानी कमी हमें पीने के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए। कई बार आपने देखा होगा अपने अपने गांव में सरकार कहती नहीं गर्मी दिन में कि नलकूप बोरिंग नहीं चलाइए, क्योंकि पानी का स्तर नीचे चला जाता है, लोगों को पीने की पानी का अभाव हो जाता है। कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बहुत विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र की विशेषता नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव हो। लोकतंत्र कहते हैं जहां व्यक्ति बदल जाती है लेकिन शासन प्रणाली शेष रह जाती है। ठीक है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, ये तो समानता के लिए, सबको, ये तो समानता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, सब बराबर है। गुप्त मतदान, ये तो है, वह उसका व्यक्तिगत अधिकार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये जो है सब, जिस ऐसे तो ये भी है, ये भी है, चारों का चारों होता, लेकिन जो चारों चुनना नहीं है, चारों एक को चुनना है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, नियमित अंतराल पर होना चाहिए, ताकि जनता सही व्यक्ति को चुन सके। ये सबसे महत्वपूर्ण। स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा तभी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो तो चुनाव तो हो नहीं पाएगा। ये तो इसकी सहायता के लिए है। निष्पक्ष चुनाव हो तो गुप्त मतदान का होना जरूरी है। चुनाव में भाग कौन लेगा? तो सार्वभौमिक, अर्थात दिए गए विकल्प में सबसे सटीक उत्तर ये है। अगला है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब होती है? सभी विद्यार्थी भली भांति परिचित होंगे कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहली बार जो है बंबई से ठाणे के बीच पहली रेल सेवा 1853 में शुरुआत हुई है ना। और यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प है नहीं, देखिए सब संयोग से आपके सामने 53 ही लिखा। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या है? 1848 से लेकर 1856। अभी क्या करते विद्यार्थी को थोड़ा सा दिमाग पर हो, कुल 53 तो याद है, कुल 53 ही लिख रहा है। तो आपका देखना चाहता है कि आप में कितना आत्मविश्वास है या कितनी पकड़ है। अब लॉर्ड डलहौजी का काल ये है, लॉर्ड डलहौजी चलाया तब यही होगा, अंत कोई नहीं हो सकता है। तो ये आपकी आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता को कैसे आप समझ सकते हैं? तो यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी को बतलाने के लिए यूनिक पब्लिकेशन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आपको नॉलेज तो है ही, क्योंकि आप तो खुद इंटर पास हैं, तब तो इसका टेस्ट देने आए हैं, लेकिन उसको कैसे आप बेहतर सोच सकते हैं। अरे गुब्बारा में तो हवा भरा हुआ है, कुछ गुब्बारा जमीन पर लेटा रहता है, कुछ देखो आसमान में, तो आप उस आसमान के गुब्बारे बने। आप में सोचने की शक्ति इतनी बेहतर हो कि प्रत्येक प्रश्नों को अपनी परिकल्पना के आधार पर, और इसी प्रकार जब मॉडल सेट आपके सामने यूनिक पब्लिकेशन के इस बुक में आएगा तो इसी पैटर्न को वह फॉलो करेगा, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो बस सफलता ही आपके सामने एकमात्र उद्देश्य बनकर रह जाए। और इसके लिए बेहतर यही है कि आप बुक को बनाएंगे, हल करेंगे
और उसका एक्सप्लेनेशन आवश्यकता अनुसार देख करके अपने नॉलेज को ब्रीफ करें। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान। नागरिक भागीदारी, कहाँ भागीदारी? नागरिक कहाँ के? हम भारत के हैं। हमारी भागीदारी तो ठीक, अपना घर में खेती कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो भागीदारी कहाँ? सत्ता की भागीदारी। तो क्या है ना, भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो संख्या बल के आधार पर नहीं, धर्मनिरपेक्षता, जहां किसी को अपना कोई धर्म नहीं हो, अवसर की समानता, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो, किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। पहले भी आपने देखा था, अनुच्छेद 16 बतलाए थे, नियोजन के क्षेत्र में सत्ता की भागीदारी है, सबको समान अवसर उपलब्ध हो, अर्थात आंसर क्या है? सी। कच्चे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। अब कच्चा ऊर्जा मतलब क्या हो गया? कोयला। कोयला से बनती है ताप विद्युत। कोयला से क्या बनता है? ताप विद्युत। जल से बनती है जल विद्युत। पेट्रोलियम उत्पाद से बिजली तैयार होती है, तो आप लोग घर में भी देखे होंगे, जनरेटर से आप बिजली बनाते हैं, डीजल से, है ना। तो यहां पर है कच्चा माल, ये सब हो गया कच्चा माल। प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त करने की लिए खर्च की गई ऊर्जा का अनुपात को, तो खपत तो आप कर रहे हैं, तो इसमें फिर कच्चा, इसका कहां उपयोगिता है? ईंधन अनुपात, किसका ईंधन अनुपात? जूल तो हो गया उसके ईंधन की माप की इकाई। तो क्या बचा? देखो, ऊर्जा कितना उत्पादन हुआ और कितना खपत हुआ। तो विकल्प आपके सामने इस प्रकार का होता है, और कैसे आप अपनी नॉलेज को ब्रीफ करेंगे उसके लिए यहां पर आप जो है यूनिक भारती सबसे बेहतर आपके सामने ऑप्शन देता है। आइए, आज का प्रश्न का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के इसी प्रकार हम लोग उसको देखते चलेंगे, नॉलेज को बेहतर करेंगे, और ये तभी बेहतर होगा जब आप उसको स्वयं बनाएंगे और अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, है ना। सत्ता साझाकरण, देखिए पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जा। सरकार का विभिन्न अंग मतलब क्या हुआ? सरकार का विभिन्न अंग को बोला गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सत्ता का विभिन्न अंग मतलब किए हुआ, सत्ता का अंग होता है, ठीक है। सत्ता के विभिन्न स्तर बोला गया, तो क्या हुआ? विभिन्न स्तर बोला गया, तो संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग सत्ता की भागीदारी, अर्थात क्या हो जाए? ये भी तीनों सही है, तो उत्तर क्या हो गया? डी। तो आइए विद्यार्थीगण, हम लोग पुनः अगले दिन नए सेशन के साथ नए प्रश्नों का पिटारा लेकर, PYQ को साथ लेकर, ताकि आप किसी एग्जाम की, ये पहला पड़ाव होता है, यदि ये पड़ाव आप शिद्दत के साथ पार कर गए तो सफलता का आधा मार्ग तो आप यूं ही प्राप्त कर लिए, क्योंकि इससे जानकारी होती है कि प्रश्न का स्तर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या है, और इसका आपके सामने पूरी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ उपलब्ध है। कहीं कहीं दिक्कत हो, देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। एक बुक नहीं आप प्राप्त करते हैं कि बुक के माध्यम से आपके सामने वो अनंत अंतरिक्ष की तरह हर प्रकार की आपके तारे नक्षत्र यहाँ मिल जाते हैं, जैसा आपकी आकांक्षा है वो आपको प्राप्त होता है। पुनः कल हम मिलते हैं, धन्यवाद।